Hello students, my name is Atisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ME 302 का यूनिट नंबर 2 कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेटल कटिंग स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, जो कि था एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, चिप फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ चिप्स that are continuous chip with build-up edge and discontinuous chips. आज हम पढ़ रहे हैं what is the mechanism of chip formation, geometry of chip formation and what are the forces that act upon a chip. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं छीलन निर्मित होने की मूल क्रियाविधि। मशीन प्रक्रम में 3 टाइप्स की चिप्स बनती हैं, जो कि हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि हैं सतत छीलन, असतत छीलन और निर्मित कोर वाली छीलन। इस क्रिया में कार्यखंड पर स्थिर रहती है और कटिंग टूल दाएं से बाएं की ओर चलकर कटिंग काम करता है। कार्यखंड की वह धातु जो औजार के संपर्क में आती है, वो प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती है, तो उसके फलस्वरूप उसमें उच्च तापमान सहित प्रतिबल उपजता है। यह प्रतिबल कार्यखंड के तल पर मैक्सिमम होता है, जिसे कर्तन तल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे काम कर रहा होता है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं कर्तन तल। ओके, छीलन जो कि चिप है, कटिंग टूल जो कि दाई से बाई ओर मूव कर रहा है, कार्यखंड जिसे यहाँ पर स्थिर रखा गया है। कार्यखंड की जो धातु है, यदि वो तन्य है तो कर्तन तल की दिशा में उसका प्लास्टिक फ्लो होता है। इसके फलस्वरूप कर्तन तल पर धातु चिप निर्मित होती है, जो औजार गति के कारण उसके फलक के सहारे ऊपर की दिशा में फिसलती है। ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर की दिशा में फिसलती है और लास्ट में टूटकर अलग हो जाती है। किसी भी मशीनिंग के वास्तविक क्रिया में धातु का प्लास्टिक फ्लो केवल कर्तन बल पर सीमित नहीं रहता, जबकि उसके आसपास के क्षेत्र में भी होता है। इस क्षेत्र को कर्तन क्षेत्र या प्रारंभिक विरूपण क्षेत्र कहते हैं। इसके अनुसार कर्तन क्षेत्र की सीमाएं कर्तन बल के नीचे की ओर आरंभ होती है और उस तल के कुछ ऊपर जाकर समाप्त होती हैं। कर्तन क्षेत्र की सीमाओं के भीतर धातु की कण संरचना का फैलाव होता है। ये रेखा PQ से आरंभ होती है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये है P और ये है Q। ठीक है, तो ये रेखा PQ से प्रारंभ होकर PR पर समाप्त होती है। ठीक है, सॉरी, ये पॉइंट है P, ये है Q और ये है R। ओके, इस डायग्राम में मैं मेंशन करना भूल चुकी हूँ। पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। तो ये PQ से शुरू होती है और PR पर खत्म होती है। कण संरचना के इस फैलाव के कारण कर्तन क्षेत्र में औजार के सिरे पर छिलके की मोटाई अधिक होती है। तो यहाँ पर जो छिलके की मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है और औजार की विपरीत दिशा में छिलके की मोटाई कम होती है, जिससे छिलके की उत्पत्ति पन्नी आकार में होती है। तो इस साइड पे जो ये चिप निकल रही है, इधर इसकी मोटाई ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इस वाले पोर्शन की मोटाई से। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका एक बेसिक मैकेनिज्म है चिप फॉर्मेशन का। कार्यखंड को स्थिर रखा गया, औजार को दाई से बाई की ओर मूव किया गया, यहाँ पर प्रतिबल उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इस पार्ट को कहते हैं कर्तन तल। छीलन जो है, जो चिप है, वो ऊपर की डायरेक्शन मूव करती है और लास्ट में जाकर ये टूटकर अलग हो जाती है। यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहा है वो एक पूरे क्षेत्रफल पर आता है, जो कि PR से शुरू होता है और PQ से शुरू होता है और PR पर ख़त्म होता है। ठीक है, जो औजार के पास वाली जो चिप है, उसकी जो मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है
और इस वाले पोर्शन की जो मोटाई होती है वो कम होती है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ चिप फॉर्मेशन, यानी छीलन निर्मित होने की ज्यामिति। सभी प्रकार के मूल छीलनों के निर्मित होने की क्रिया को ज्यामितीय मॉडल्स की सहायता से व्यक्त किया जाता है। क्रिया के अंतर्गत फोटो माइक्रोग्राफ लेकर ज्यामितीय मॉडल्स तैयार करते हैं। इस प्रकार के छीलन मॉडल से उसके सभी घटक ज्ञात हो जाते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में छीलन निर्मित होने की ज्यामिति दिखाई गई है, जो कि है कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन का आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर ये है कार्यखंड, ठीक है। यहाँ से ये औजार है जो कि इस चिप को यहाँ से रिमूव कर रहा है, ठीक है। फिर ये जो T2 है ये है इस चिप की मोटाई, T1 है इस वाले पोर्शन की मोटाई, ठीक है। VC है कटिंग टूल की वेलोसिटी और VS है shear वेलोसिटी ऑफ द चिप। माना औजार की कटाई गति VC से कार्य पर चलता है और कर्तन तल AB पर धातु की करता है। तो यहाँ से टूल VC यानी कटिंग वेलोसिटी VC कटिंग वेलोसिटी से इस कार्यखंड पर कटिंग कर रहा है और AB पर ये कटिंग क्रिया कर रहा है। कर्तन तल से निकला T2 मोटाई का चिप जिस गति से बाहर आता है उसके दो घटक हैं। तो यहाँ से ये जो चिप बाहर निकल रही है इसमें इसके दो घटक हो जाते हैं। एक है औजार के फलक पर गति जो कि है VF और सेकंड है कर्तन तल पर गति जो कि है VS, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं VF एंड VS। उपरोक्त मानों से कर्तन कोण का मान ज्ञात घटकों T1 T2 तथा रेख कोण से निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे इस चिप और टूल के बीच में ये जो एंगल है इसे बोलते हैं अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला आता है लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी हो जाता है अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा होता है लंब अपॉन कर्ण। यहाँ पर T1 है इसका लंब और AB है इसका कर्ण। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होता है। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन कर्ण यानी T1 डिवाइडेड बाय AB। साइन अल्फा इज इक्वल्स टू T1 डिवाइडेड बाय AB। तो AB इक्वल्स टू हो गया T1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। उसी तरह हम देख सकते हैं ये जो एंगल है ये है 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा। ये एंगल है फाइव, ये एंगल है अल्फा। तो ये एंगल हो जाता है 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा। अगर ये एंगल 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा है तो ये एंगल भी 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा होता है। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाइव माइनस अल्फा, ओके। तो अगर ये एंगल अब हम लेते हैं त्रिभुज ADB, ठीक है। तो जब त्रिभुज ADB लेते हैं तो फिर से हम साइन 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा का फॉर्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, इस वाले केस में लंब है T2, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है T2, तो यहाँ पे ये हो गया लंब अपॉन कर्ण, ठीक है।
तो कर्ण फिर से ये हो गया ए बी, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 5 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए बी इक्वल्स टू हो गया T2 डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस 5 प्लस अल्फा, ये अल्फा है सॉरी, ओके। तो साइन 90 माइनस 5 प्लस अल्फा होता है कॉस 5 माइनस अल्फा, ओके। तो साइन को यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ गया ए बी इज इक्वल्स टू T1 बाई साइन अल्फा एंड ए बी इज इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाय कॉस 5 माइनस अल्फा। तो ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। देन T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल्स टू साइन 5 और कॉस 5 माइनस अल्फा का यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया जो कि कॉस 5 कॉस अल्फा प्लस साइन 5 साइन अल्फा। और इस पूरे चीज को यहाँ पे T1 बाई T2 को एक कांस्टेंट लिया है जो कि है RC, ठीक है, जो कि है छीलन मोटाई गुणांक। तो यहाँ पे एक रेशियो लिया है T1 बाई T2 का। उसके बाद हम एक यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आया है, ये हो गया है RC, ठीक है। तो RC मल्टीप्लाइड बाय कॉस 5 कॉस अल्फा प्लस RC मल्टीप्लाइड बाय साइन 5 बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 5 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस T1 बाई T2 को RC इससे रिप्लेस कर दिया और RC को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, डिवाइड बाय साइन 5 किया एंड इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो ये है बेसिक ज्योमेट्री ऑफ चिप फॉर्मेशन। नेक्स्ट है फोर्सेस ऑन चिप, ठीक है, किसी चिप पर कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। मशीन क्रिया के अंतर्गत उपजे छीलन पर औजार तथा कार्यखंड द्वारा लगाए गए विभिन्न बल क्रिया करते हैं। एक शेपिंग क्रिया में औजार तथा कार्यखंड द्वारा छीलन पर लगे बल आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं। साथ ही बलों की परिणामी प्रतिक्रिया भी प्रदर्शित की गई है। इस बलों का मान तथा दिशा में वेक्टर्स की सहायता से दर्शाते हैं। तो इस पर लगने वाले बल निम्न प्रकार हैं। यह है हमारा कार्यखंड, यह है टूल और यह है चिप, ओके। सबसे पहले हम फोर्स पढ़ते हैं FC कटिंग फोर्स, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में टूल गति कर रहा है उस डायरेक्शन पर जो फोर्स लगता है FC, उसे बोलते हैं कटिंग फोर्स, यानी कार्यखंड पर औजार द्वारा लगाया गया क्षैतिज कर्तन बल होता है FC। नेक्स्ट है FT जो कि है थ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है FT, ठीक है, यह है कर्तन क्रिया में औजार को ठीक स्थिति में रोके रखने वाला ऊर्ध्व बल। उपरोक्त दोनों बलों कर्तन क्रिया में औजार को ठीक स्थिति में रोके रखने वाला ऊर्ध्व बल जो होता है उसे बोलते हैं FT थ्रस्ट फोर्स। ये जो दोनों फोर्सेस हैं FC एंड FT, इन्हें स्ट्रेन गेज या फिर डायनेमोमीटर की सहायता से इजीली फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है FN यानी कि नॉर्मल शियर फोर्स। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है FN, ये है नॉर्मल शियर फोर्स, यानी कि कर्तन तल पर लंबवत दिशा में छिलके पर लगा बैकिंग अप बल को कहते हैं FN यानी कि नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट है FS जो कि है शियर फोर्स। तो यहाँ से जब ये चिप यहाँ से अलग होती है तो इस डायरेक्शन में इस पर एक शियर फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि होता है कर्तन क्रिया में कार्यखंड की धातु में उसका कर्तन प्रतिरोध, ठीक है। तो ये क्या है, इसके प्रतिरोध के कारण यहाँ पे एक शियर फोर्स लग रहा है जिसे बोलते हैं FS। यह बल छिलनों के निर्मित होने के फलस्वरूप कार्यखंड की धातु में उपजे प्रतिरोध के बराबर होता है। नेक्स्ट है F यानी कि फ्रिक्शन फोर्स।
जो कि लग रहा है इस डायरेक्शन में, टूल और चिप के बीच में। ठीक है, तो औजार की कर्तन क्रिया में उनके पृष्ठ पर छिलके के ऊपरी की तरफ फिसलने के फलस्वरूप औजार में घर्षण प्रतिरोध उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। बल F का मान औजार के घर्षण प्रतिरोध के बराबर होता है। यह बल छिलके के फिसलने की दिशा के विपरीत नीचे की तरफ कार्य करता है। तो ये जो चिप है ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड काम करता है। नेक्स्ट है N इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स। ये जो फोर्स है ये है नॉर्मल फोर्स। कर्तन क्रिया में औजार के फेस पर लगा लंबवत बल को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इस टूल के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। Fs और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है रैक एंगल अल्फा। कटिंग फोर्स और शियर फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं शियर एंगल फाई। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो फोर्सेस हैं यहाँ पर हमने स्टडी करे हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।